हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम BGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इसके ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 को कंप्लीट करेंगे। ब्लॉक 1 मैंने अपलोड कर रखा है तो सारा बुक ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी ऐड किए हैं। जो भी रेड कलर का हाईलाइट पे होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। वन है टीचिंग स्ट्रैटेजीज इन द क्लासरूम। फर्स्ट है इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज एबिलिटी। तो पहले के ज़माने में अर्लियर टाइम पे ऐसे होता था कि इंग्लिश जो पढ़ाते थे या टॉट करते थे वो मेनली लाइब्रेरी लैंग्वेज उसको बोलते थे, फोकस करते थे नॉलेज गेन करने के लिए सिर्फ रीडिंग पे, राइटिंग पे इतना फोकस किया नहीं जाता था। 10 ईयर के बाद ये स्पीकिंग पे ऐड किया गया, इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रीड करो या सिर्फ स्पीक करो या राइट करोगे तो आपका लैंग्वेज सही हो जाएगा, नहीं। लैंग्वेज के लिए आपको 4 स्किल्स चाहिए सीखने के लिए, है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। फिर है द इंडियन कॉन्टेक्स्ट टीचिंग लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। मतलब इंग्लिश बुक्स वगैरह या लैंग्वेज बुक्स को इसीलिए, टेक्स्ट बुक्स वगैरह को इसीलिए प्रिफेयर करते हैं इंडिया में क्योंकि वो इजी एक्सेस है, सेम स्टैंडर्ड है। टीचर लोग सारे दिन तो दूसरे दूसरे मटेरियल्स वगैरह ला नहीं सकते सारे बच्चों के लिए डिफरेंट, इसीलिए लिटरेचर बुक को इंडिया पे थोड़ा लागू कर दिया जाता है पढ़ाने के लिए। और ऐसा भी होता है कि बुक्स वगैरह एज अप्रोप्रिएट बुक्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वर्ल्ड वाइड भी होते हैं, मल्टीपल मीनिंग भी उसमें रहते हैं। लैंग्वेज एबिलिटी पे क्या क्या जाएगा कि आपको ग्रामर क्या पता है, आपका वोकाबुलरी का पता है या नहीं, आप लिसन अच्छे से कर रहे हो, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ग्रामर पे क्या जाएगा, टेंस, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। वोकाबुलरी पे क्या जाएगा कि आप अगर क्लास 5 के बच्चे हो तो क्लास 5 के हिसाब से आपको वोकाबुलरी आना चाहिए, क्लास 12 के हो तो 12 के हिसाब से। लिसनिंग पे जाएगा, न्यूज क्लिप हो गया, इंटरव्यू वगैरह हो गया, जिस पे आप सुन के आपका लैंग्वेज का एबिलिटी बढ़ा सकते हो। स्पीकिंग जैसे डिबेट, डिस्कशन। रीडिंग पे हुआ कॉम्प्रहेंशन टेक्स्ट वगैरह जो होते हैं। राइटिंग पे होगा न्यूज रिपोर्ट, डायरी लिखना, लेटर लिखना, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर है इंटीग्रेटिंग द राइटिंग टास्क इन द लेसन। यहाँ पे कल्पना चावला के बारे में है, तो एक एग्जामिन किया जाता है राइटिंग टास्क को। हाँ, वहाँ पे दिया गया था 2 डिस्टिंक्ट राइटिंग फॉर्म दिया गया था। एक पार्ट था न्यूज रिपोर्ट और एक पार्ट था बायोग्राफिकल स्केच वगैरह था। तो इसमें से आप बच्चे को टास्क वगैरह दे सकते हो कि ऐसे आप उसको बोल सकते हो कि आइडेंटिफाई फीचर्स करो, इसमें क्या क्या है, या न्यूज रिपोर्ट लिखो, कैसे लिखते हैं, या न्यूज का हेडलाइंस वगैरह क्या है उसको निकाल के लिखो। ऐसे फॉर्मेट वगैरह आप उसको दे सकते हो। ओके, गिविंग फीडबैक ऑन रिटन। तो आप राइटिंग्स पे क्या क्या फीडबैक दे सकते हो, जैसे कि आप किसी को बोल सकते हो कि आपका कंटेंट अच्छा करो, क्या ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करो, या लिखने का स्टाइल ठीक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, ये सब कुछ आप उसको बोल सकते हो। इंटीग्रेटिंग लिसनिंग टास्क इन द लेसन। इसमें 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर हो सकते हैं लिसनिंग के, जैसे कि प्री लिसनिंग, व्हाइल लिसनिंग और पोस्ट लिसनिंग। प्री लिसनिंग पे क्या होगा कि आप पहले से सुने हो फिर लिखोगे। व्हाइल लिसनिंग मतलब लिसनिंग के वक्त आप कुछ लिख सकते हो, और फिर है लास्ट वन द पोस्ट लिसनिंग, सुनने के बाद कुछ लिख सकते हो। तो ये टास्क वगैरह हो सकते हैं लिसनिंग के। फिर है स्टेजेस ऑफ रीडिंग लेसन। तो रीडिंग लेसन का 3 स्टेजेस होते हैं, प्री रीडिंग, व्हाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग। मैंने अभी आपको जैसे लिसनिंग वगैरह का बताया था वैसे रीडिंग का भी 3 स्टेज है, प्री, व्हाइल और पोस्ट, ठीक है। उसका एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हैं। प्री पे होगा डिक्शनरी वर्क वगैरह हो गया, या डिस्कशन ऑन स्पेस, ये सब कुछ हो सकता है। जैसे कल्पना चावला का स्टोरी था उसके लेकर रिलेटेड बोल रही हूँ प्री रीडिंग पे। अगर उनके बारे में आपको पढ़ाना है तो आप पहले एस्ट्रोनॉट हो गया, स्पेस हो गया, उसके बारे में प्री रीडिंग कर सकते हो कि वो क्या होता है क्या नहीं। फिर वाइल्ड रीडिंग, वाइल्ड रीडिंग पे क्या जाएगा कि आप उनके बारे में पढ़ोगे कि वो कैसी थी या उनका लाइफ स्टोरी कैसा था, ये सब कुछ। फिर उसके बाद होगा वाइल्ड रीडिंग के बाद पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग पे आप ये पढ़ सकते हो कि उनका जैसे सपना था, उन्होंने स्पेस
उनका सब कुछ काम किया। वैसे आपका क्या सपना है, मतलब आपका क्या ड्रीम्स है, आप कोई स्पेस मिशन पे जाना चाहते हो क्या, या किसी गर्ल को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिला कि वो पहली महिला थी जो स्पेस पे गई, तो ऐसे आप क्या करना चाहती है, ये सब कुछ आप पोस्ट रीडिंग पे कर सकती हो। ओके, फिर लास्ट वन है इंटीग्रेटिंग रीडिंग्स विथ अदर लैंग्वेज एबिलिटी, मतलब आप कैसे अदर लैंग्वेज एबिलिटी पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हो रीडिंग को। आप सिर्फ बुक रीड करोगे तो ये मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। आप ऐसे कर सकते हो कि टॉक इन पेयर्स, ग्रुप पे बातें कर सकते हो, कल्पना चावला, एस्ट्रोनॉट, स्पेस, ये सब कुछ बारे में, या कोई पिक्चर हो गया, कैरेक्टर हो गया, वो जाके आप करो, रोल प्ले करो, या डिस्कशन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये सब कुछ आप कर सकते हो। ओके, तो ये यूनिट भी खत्म हो गया। तो अब हम चलते हैं ब्लॉक 2 का यूनिट 2। यूनिट 2 है द क्लासरूम एज ए डिस्कोर्स स्पेस। इससे क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, तो ये अच्छे से सुनना, ठीक है। क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम इंटरेक्शन पे क्या होगा कि एक टीचर होगा और उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो लोग कैसे लर्निंग करते हैं, कैसे टीचर उनको पढ़ाती हैं, उन दोनों के बीच में कैसे इंटरेक्शन है, कैसे वो उन लोगों को समझा पाते हैं, ये सब कुछ उस पर जाएगा। स्टूडेंट को उसका रियल लाइफ के बारे में अगर आप पढ़ाओगे, उससे जोड़ के कुछ चीज़ बताओगे, या पहले से रेडीनेस करवाओगे टॉपिक के ऊपर, तो स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएगा। और टीचर को ऐसे होना चाहिए, और ऐसे टर्न टॉकिंग भी करना चाहिए, जैसे कि सिर्फ टीचर बोलता रहे और स्टूडेंट सुनता रहे, ऐसे नहीं, स्टूडेंट सेंट्रिक करो, ताकि स्टूडेंट भी बोल सके, क्वेश्चन कर सके, उसके किसी टॉपिक को, जैसे उसके लाइफ के, उसके डेली लाइफ, डेली टास्क, या उसके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ाओ, ताकि वो उस टॉपिक पे भी अपना कुछ बोल सके। ऐसे टास्क वगैरह दो जो ग्रुपिज्म पे वो लोग कर सके, क्विज हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया, ये सब कुछ आप उनको दे सकते हो। और यहाँ पे ना L2 क्लासरूम इंटरेक्शन जो है उसके बारे में भन लेयर उन्होंने बोला था कि टाइप्स होता है क्लासरूम इंटरेक्शन के। पहले ऐसे टाइप्स हो सकता है कि लेस टॉपिक होता है और लेस एक्टिविटी होता है, जैसे कैजुअल टॉक, मतलब कैजुअली जो आप लोग बातें करते हो वैसे। फिर टाइप 2 हो सकता है कि ज़्यादा टॉपिक हो सकता है और लेस एक्टिविटी होता है। इसमें क्या होता है, वन वे टॉक, मतलब जो लेक्चर मेथड होता है, मतलब टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे और फिर चले जाएंगे। फिर टाइप 3 पे ये हो सकता है कि बहुत सारे टॉपिक हो और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी हो, जो स्ट्रक्चर टॉक्स वगैरह होते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, उसमें ये सब कुछ होता है। फिर टाइप 4 होता है, थोड़ा सा टॉपिक होता है, ज़्यादा एक्टिविटी होता है, जैसे कि प्रैक्टिकल वर्क्स वगैरह हो गया, ड्रिल हो गया, या एक्सपेरिमेंट हो गया, इसमें ये सब कुछ जाता है। ओके, क्लासरूम डिस्कोर्स, मतलब क्लासरूम डिस्कोर्स ये होता है कि ये एक पैटर्न ऑफ टॉक होता है जो कि क्लासरूम पे होता है, जिसमें टीचर लोग बहुत मेजर रोल निभाती है। मतलब एक IRF सीक्वेंस बोल सकते हो, मतलब इनिशिएशन, रेस्पॉन्स और फीडबैक। इनिशिएट कौन करता है टॉक, पहले टीचर करती हैं, और इस पे रेस्पॉन्स कौन देता है, स्टूडेंट रेस्पॉन्स देता है, और लास्ट पे टीचर फीडबैक देती हैं कि बच्चा सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, ये सब कुछ फीडबैक पे ही जाएगा ना। तो ये एक IRF सीक्वेंस होता है। IRF सीक्वेंस पे ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर वाला एक सिस्टम करो। इसमें IRF पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आप टीचर बहुत बोलेगा बट स्टूडेंट कम बोलेगा, स्टूडेंट क्लास में बहुत सारे होते हैं, तो टीचर जी को बहुत मतलब क्वेश्चन पूछने का टाइम मिलता है, या वो बहुत टॉक करते हैं क्लास पे, बट स्टूडेंट का टाइम इतना होता है कि आप वो क्या इतना बोल पाता है, नहीं, एक क्वेश्चन आएगा उसके पास, वो आंसर बोलेगा फिर बैठ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि टीचर ज़्यादा बोलती हैं और स्टूडेंट इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर कुछ भी IRF सीक्वेंस पे कुछ कर भी रहे हो, टीचर अगर पूछ भी रहे हैं, ऐसे वाइजली लैंग्वेज को चूज करना चाहिए जिसके बारे में स्टूडेंट लोग अच्छे से बोल पाएँ, उनका लर्निंग बेटर हो सके। फिर है फीचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, तो इसमें फर्स्ट है एलिसिटेशन टेक्निक। इसमें ये होता है कि स्टूडेंट सेंट्रिक होता है ये, जिसमें स्टूडेंट को ज़्यादा बोलने का मौका मिलता है। तो एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि आप स्टूडेंट को पूछोगे, खुद आंसर नहीं दोगे। फिर उसके बाद है डिस्प्ले
क्वेश्चन। डिस्प्ले क्वेश्चन पे तो आपको पता ही होगा कि आप डिस्प्ले करोगे व्हेन गांधी जी वाज बॉर्न, मतलब गांधी जी कब बॉर्न हुए थे वो डिस्प्ले करोगे और वो लोग उसका आंसर देंगे। फिर रेफरेंशियल क्वेश्चन, रेफरेंशियल क्वेश्चन पे क्या होगा, जैसे कि आप क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाई स्विमिंग बेटर देन जॉगिंग, स्विमिंग क्यों बेटर देन है जॉगिंग से। तो इसमें सब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का थिंकिंग बढ़ेगा, उसके पास न्यू आइडियाज वगैरह आएंगे। फिर एक क्लोज्ड क्वेश्चन, क्लोज्ड क्वेश्चन मतलब उसका एक ही आंसर होगा, मतलब हमारा कैपिटल क्या है, दिल्ली बोलोगे खत्म। ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसमें क्या होगा कि बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स इसमें होते हैं, उस क्वेश्चन का एंड नहीं हो सकता। जैसे आप ये पूछ सकते हो कि बारे में पूछ रहे हो या वाटर के बारे में या कुछ भी ऐसे टॉपिक लो जिसमें ओपन एंडेड रह जाता है क्वेश्चन, बच्चा जितना चाहे उतना लिख सकता है। फिर है फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन पे क्या होगा कि फैक्ट जो होता है, मतलब हमारे अभी पीएम कौन है, हमारे अभी सीएम कौन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। यूजिंग क्वेश्चंस अप्रोप्रिएटली इन द क्लासरूम, ब्लूम्स थे, उन्होंने 6 टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में बताया था। फर्स्ट है नॉलेज, मतलब आप फैक्ट्स के बारे में पूछ रहे हो। फिर कॉम्प्रहेंशन, मतलब मीनिंग के बारे में पूछ रहे हो। फिर एप्लीकेशन, मतलब नॉलेज यूज करके आप कुछ थिंग बोलोगे। क्वेश्चन ले सकते हैं हाउ डज योगा इम्प्रूव कंसंट्रेशन, उसमें नॉलेज चाहिए आपको बताने के लिए। फिर एनालिसिस हो सकता है, मतलब ब्रेक्स इनटू पार्ट्स, मतलब ऐसे क्वेश्चन ले सकते हो कि हाउ इज ए सोलर हीटर बेटर और वर्स देन ए इलेक्ट्रिक वन, कि सोलर हीटर कैसे बेटर है या कैसे खराब है इलेक्ट्रिक वन से, इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब न्यू आइडियाज क्रिएट करते हैं, जैसे कि हाउ कैन वी मेक रोड सेफ फॉर ब्लाइंड पीपल, मतलब ब्लाइंड पीपल लोगों के लिए हम कैसे रोड सेफ्टी का मेजर ले सकते हैं। तो इसमें आपका न्यू आइडिया क्रिएट करना पड़ेगा। फिर लास्ट वन है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब जो लास्ट में जजमेंट दिया जाता है। इवैल्यूएशन मेरे को ही दे दो, मैं ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मेरी वीडियो अच्छी है या नहीं, कैसा मतलब अच्छा पढ़ा रही हूँ नहीं, बोल देना ताकि मतलब मेरे को पता रहे कि अच्छा पढ़ा रही हूँ या नहीं। ओके। फिर वाई क्वेश्चन, वाई क्वेश्चन मतलब वाई पहले लगेगा, वाई यू एंजॉय द मूवी, ऐसे वगैरह वाई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। फिर है वेट टाइम, वेट टाइम क्या होगा कि टीचर लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं और फिर उसके बाद इंतजार करते हैं बच्चा कितने टाइम पे आंसर देगा। अगर 1 सेकेंड इंतजार करेंगे तो बच्चा का आंसर इनकम्प्लीट होगा, तो 3-4 सेकेंड्स आप इंतजार कर सकते हो। ओके। फिर है टीचर इको, टीचर इको मतलब आपको पता ही होगा कि जो रिपीट करते हैं, टीचर अगर बोले आई एम तो फिर स्टूडेंट बोलेगा आई एम, तो ये होता है टीचर्स इको। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा ठीक से सुन, उसका हियरिंग करेक्ट हो सकता है। और बैड इसमें ये हो सकता है, इसमें फ्लो का ब्रेक हो सकता है, मतलब आप किसी चीज को अगर अच्छे से सुन रहे हो, स्टोरीज वगैरह अगर टीचर लोग बोल रहे हैं, फिर बीच में उन्होंने ऐसे रिपीट किया तो आपका इंटरेस्ट या आपका फ्लो का ब्रेक हो सकता है। रिपेयर, रिपेयर मतलब टीचर लोग जो स्टूडेंट का मिस्टेक को सुधारते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली, वो जो करेक्ट करते हैं एरर करेक्शन, ये होगा रिपेयर। इसमें 4 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट रिपेयर, इनडायरेक्ट रिपेयर, फॉर्म फोकस्ड फीडबैक और कंटेंट फीडबैक। तो डायरेक्ट रिपेयर पे क्या होगा कि टीचर बोलेंगे कुछ डायरेक्टली उसको रिपेयर करेंगे, जैसे ही लाइक आपने अगर बोला तो टीचर बोलेंगे नहीं ही लाइक नहीं ही लाइक्स। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट रिपेयर, इनडायरेक्ट रिपेयर पे क्या होगा, वो इनडायरेक्टली कुछ चीज को सही करेंगे। हम फोकस्ड फीडबैक, इसमें ये होगा कि लैंग्वेज को करेक्ट करोगे, ना कि वो मैसेज या एक्यूरेसी वगैरह को देखोगे। फिर कंटेंट फीडबैक, इसमें ये होगा कि आप मैसेज को रेस्पॉन्ड करोगे। फिर है सफोल्डिंग, मतलब ये होता है कि टीचर हेल्प करेंगे स्टूडेंट लोगों को, टेम्पररी लैंग्वेज हेल्प कर सकती है। अगर स्टूडेंट कुछ बोलना चाहता है तो उसको टेम्पररी लैंग्वेज हेल्प करती है टीचर वगैरह। ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे रीफॉर्मुलेशन, मॉडलिंग और एक्सटेंशन। रीफॉर्मुलेशन पे ये होगा कि ग्रामर को फिक्स किया जाता है, वोकाबुलरी को फिक्स किया जाता है। फिर मॉडलिंग पे होगा, प्रोनाउंसिएशन को फिक्स किया जाएगा। और स्ट्रेस, स्ट्रेस ये होगा कि आप कैसे
कुछ चीज को पढ़ रहे हो। यहाँ पे पढ़ूंगी स्कैफोल्डिंग इज एन इंस्ट्रक्शनल फीचर वेयर इन लैंग्वेज इज फीड इन। तो मैं कहाँ पे स्ट्रेस दे रही हूँ, कहाँ पे रुक रही हूँ, कहाँ पे पॉज ले रही हूँ, ये स्ट्रेस होगा। फिर एक्सटेंशन, इसमें होगा कि कैसे मेक इट फुलर और क्लियर, मतलब बिना कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत या ग्रामर गलत के आप कैसे अच्छे से ठीक से करेक्ट वे पे पढ़ो। नेगोशिएटेड इंटरेक्शन, मतलब कैसे आप गुड स्ट्रेटेजीज वगैरह अपना के क्लास की टॉक्स को बेटर कर सकते हैं। टॉक मैनेजमेंट, मतलब ऐसे कर सकते हो कि टीचर और स्टूडेंट लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन को ऐसे मैनेज किया जाता है ताकि वो लेसन के गोल्स तक पहुंच पाए। और यहाँ पे IRF के बारे में मैंने बता रखा है। फिर टॉपिक मैनेजमेंट, टॉपिक मैनेजमेंट पे क्या जाएगा कि स्टूडेंट लोगों को अपना खुद का टॉपिक चूज करने के लिए फ्रीडम दिया जाए। CIC, क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल कॉम्पिटेंस, और ये बहुत बार आया है, मतलब 2 बार आया है, इसलिए येलो मार्क भी किया गया है। तो क्लासरूम इंटरसेक्शनल कॉम्पिटेंस क्या होता है? तो ये होता है कि एबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट टू यूज इंटरेक्शन टू हेल्प लर्निंग, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है लर्निंग को हेल्प करने के लिए, ये होता है CIC। मतलब बेटर CIC होगा तो बेटर लर्निंग होगा। और CIC एक ग्रुप स्किल है जहाँ पे स्टूडेंट लोग सारे लोग मिलके मीनिंग बिल्ड करते हैं टुगेदरली। इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर कोई ग्रुप स्किल होगा तो उसमें स्टूडेंट को भी अटेंशन देना चाहिए, केयरफुली कुछ चीज को सुनना चाहिए या अंडरस्टैंड करना चाहिए या क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए, पूछना चाहिए, या ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं टॉक्स को बीच बीच में। फिर कॉन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, जैसे कि फ्लुएंट लैंग्वेज आप बोलो, इसको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। मतलब आप किसी चीज में अगर फ्लुएंट, जैसे बोलते हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, वो फ्लुएंट इंग्लिश मतलब एक जन बोल रहा है, बट कॉन्फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है मतलब 2 जन अच्छे से इंग्लिश में टॉक कर रहे हैं, वो कॉन्फ्लुएंट होगा। और फ्लुएंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लुएंट होता है। और CIC को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, ऐसे लैंग्वेज वगैरह यूज कर सकते हो जो कि टीचिंग गोल को फिट करेगा। स्टूडेंट को बोलने के लिए स्पेस दे सकते हो, स्टूडेंट को उसका आंसर शेप्स करने के लिए बोल सकते हो, जैसे पैराफ्रेजिंग करा सकते हो, उसको रिपीटिंग करा सकते हो, स्कैफोल्डिंग, ये सब कुछ आप उससे करा सकते हो। फिर यूजेस गुड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह चुनो जो स्टूडेंट आंसर दे पाए, थोड़ा ट्रिकी हो बट ज़्यादा ट्रिकी नहीं जिससे वो इरिटेट हो जाए। और ऐसे भी आप स्टूडेंट लोगों को टाइम्स दे सकते हो, थोड़ा टाइम वेट टाइम बढ़ाओ आपका कि वो एक लॉन्गर स्पीक कर पाए। और एक प्लानिंग टाइम करो जिससे सारे बच्चे अपना टाइम पे बोल पाए। ये यूनिट भी ख़त्म हो गया, बट इसमें चेक योर प्रोग्रेस पे IRF के बारे में दिया गया है, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और इसमें इसका आंसर है। मैंने IRF के बारे में वैसे भी बता दिया है तो फिर से रिपीट नहीं करूँगी, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ओके, तो दूसरी यूनिट पे चलते हैं, यूनिट 3। यूनिट 3 है यूजिंग द क्रॉस करिकुलर अप्रोच। तो इसका फर्स्ट है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, LAC। क्या होता है LAC? मतलब कैसे आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हो आपके सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, और कैसे सब्जेक्ट को यूज कर रहे हो लैंग्वेज को टीच करने के लिए। मतलब साइंस बुक लिया, मैथ लिया, इंग्लिश लिया, तो उसमें क्या होगा कि इंग्लिश पे सब कुछ लिखा होता है, तो आप क्या इंग्लिश सीखे और इंग्लिश लैंग्वेज से मैथ, साइंस और जो भी टॉपिक्स है वो पढ़े, तो क्या हुआ, दोनों हुआ ना कि आप सब्जेक्ट भी पढ़े और लैंग्वेज भी पढ़े। ठीक है। और LAC का इम्पोर्टेंस इसीलिए भी है कि मदर लैंग्वेज, मतलब आपका खुद का नेटिव लैंग्वेज पे अगर चिल्ड्रन को पढ़ाओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर सकता है, इसीलिए LAC का ज़रूरत है। और हमारे इंडिया पे इसका 2 गोल्स है, जैसे कि आप इंडियंस लोगों ने मल्टीलिंगुअल होते हैं, मतलब सारी जगह पे दूसरे दूसरे लैंग्वेज वगैरह चलते हैं, तो 2-3 लैंग्वेज बच्चा स्कूल पे सीख सकता है और वही लैंग्वेज को लेके वो दूसरे दूसरे सब्जेक्ट भी सीख सकता है। तो फिर फर्स्ट है होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होगा होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव पे, मतलब लैंग्वेज सेंटर पे है,
अगर लैंग्वेज सीखोगे तो आप लर्निंग अच्छे से कर सकते हो। इसमें बहुत सारे आइडियाज़ वगैरह दिए हैं, मतलब थिंकर्स वगैरह बोले हैं, जैसे कि गुडमैन्स। उन्होंने बोला था कि हमें ह्यूमन को लैंग्वेज इसीलिए यूज करना होता है क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं। हम लोग टॉक करते हैं, शेयर करते हैं लैंग्वेज से, और सिंबल भी यूज कर सकते हैं, बट सिंबल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। फिर हॉलीडेज, उन्होंने बोला था कि लैंग्वेज इज ए सोशल सेमियोटिक, मतलब ये हेल्प करता है आपका एक्सपीरियंस को शेयर करने में, आपका एक नॉलेज को बेटर करने में। इसका 3 वेज होते हैं। पहला वे है लर्निंग लैंग्वेज, जो कि न्यू वर्ड्स और ग्रामर सीखते हो। फिर लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, जिसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट वगैरह पढ़ते हो, साइंस, मैथ। फिर होता है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, मतलब आप अंडरस्टैंड करते हो लैंग्वेज कैसे वर्क करता है। फिर है कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, CLIL। ये होते हैं माइग्रेंट चिल्ड्रन लोगों के लिए, जो कि स्पीक नहीं कर सकते स्कूल लैंग्वेज पे। उन लोगों के लिए ये होता है, मतलब ये LAC जैसे ही होता है, बट ये जो नॉन मदर टंग, मतलब जो माइग्रेंट वगैरह होते हैं वो तो दूसरे लैंग्वेज पे बात करते होंगे, उन लोगों के लिए होता है। जैसे साइंस हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वो तो उनके लैंग्वेज पे होगा, तो आप ऐसे उन लोगों को चार्ट्स वगैरह, डायग्राम्स वगैरह, ड्राइंग, एक्सपेरिमेंट ये वगैरह दिखा के उनको पढ़ाओगे ताकि वो लोग इजीली समझ पाए। और इसमें मतलब CLIL पे दोनों सब्जेक्ट और लैंग्वेज टीचिंग दोनों टुगेदर किया जाता है। CLIL का बेनिफिट क्या हो सकता है कि बच्चे लोग लैंग्वेज वगैरह नहीं सीखे होंगे, फिर भी इंटरेस्ट लेके टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर ये हो सकता है कि रियल कॉन्टेक्स्ट वगैरह पे वो लोग पढ़ रहे हैं, जैसे डायग्राम, एक्सपेरिमेंट ये वगैरह, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सिर्फ वर्ड्स वगैरह पे नहीं हुआ ना, प्रैक्टिकली किया गया वो चीज़, और इंटरेस्टिंग भी रह सकता है टॉपिक, क्योंकि वो रियल लाइफ से रिलेटेड हो गया। ये स्टूडेंट सेंटर हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट ने खुद ही लर्न किया है, खुद ही वो एक्सपेरिमेंट को किया है, सिर्फ सुना नहीं है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, और वो लोग उसके बारे में टॉक, डिस्कशन और मीनिंग टुगेदर मेकिंग कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज, मतलब कैसे स्ट्रैटेजीज अपनाया जाता है बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए। पहले है थीमेटिक अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द प्राइमरी स्कूल। मतलब प्राइमरी स्कूल पे पहले पहले जो बच्चा स्कूल पे आता है तो वो सिर्फ एक लैंग्वेज जानता होता है, जो उसका खुद का नेटिव लैंग्वेज होता है, बट वो जब स्कूल पे आएंगे तो वो हिंदी भी सीखेगा, इंग्लिश भी सीखेगा। दोनों को कनेक्शन नहीं करके अगर पढ़ाओगे तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3-4 क्लास के बच्चे हो गए, उनको वाटर के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप पहले उसको बोल सकते हो कि इंग्लिश पे ले लीजिए, उसको बोलोगे कि वाटर के बारे में एक सॉन्ग करो, मतलब गाना गाओ, तो वो क्या हुआ, वो लैंग्वेज को सीखा। EVS में क्या पढ़ा सकते हो, वाटर सोर्सेस के बारे में। मैथ पे क्या पढ़ा सकते हो कि लिक्विड का मेजरमेंट कैसे करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, ये सब कुछ। तो आप ये रिलेटेड करके उसको पढ़ा रहे हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और अच्छे से पढ़ पाएगा। फिर है लैंग्वेज रजिस्टर। लैंग्वेज रजिस्टर मतलब सारे सब्जेक्ट का डिफरेंट डिस्कोर्स होता है। जैसे फिजिक्स पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, मैथमेटिक्स पे लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह होते हैं, बायोलॉजी पे मोर डिस्क्रिप्टिव ये वगैरह होते हैं। फिर है प्रोजेक्ट वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोमोटिंग LAC। LAC को प्रमोट करने के लिए क्या प्रोजेक्ट वर्क वगैरह, टूल्स वगैरह ले सकते हैं, कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि आप एक तंबाकू के ऊपर सर्वे करोगे, तो ये सब कुछ किस किस में जाएगा, साइंस पे जाएगा, हेल्थ पे जाएगा, सोशल इशू, मैथ, ज्योग्राफी। यहाँ पे एक आप प्रोजेक्ट थीम ले सकते हैं और सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ईटिंग हैबिट सर्वे करेंगे तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पे जा सकता है, ये साइंस जा सकता है, हेल्थ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। पॉकेट मनी सर्वे, उसमें इकोनॉमिक्स जा सकता है, मैथ जा सकता है, हेल्थ, सोसाइटी, ये सब कुछ। ऐसे करके डिफरेंट आप सर्वे करो, उसमें प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ और सब्जेक्ट को रिलेटेड उसमें करो। शॉर्ट टर्म टीम प्रोजेक्ट, इसमें प्रोसेस वगैरह क्या होते हैं, सिलेक्टिंग एंड ब्रीफिंग। इसमें सिलेक्टिंग ब्रीफिंग पे क्या होगा कि आप टॉपिक डिसाइड करोगे और को सजेस्ट करोगे, वो उसके बारे में पढ़ेगा लिखेगा। फिर प्लानिंग एंड लैंग्वेज जनरेशन, आप प्लान करोगे
कैसे लैंग्वेज को यूज करें या कुछ भी, या टीचर को पूछोगे गाइड करने के लिए आपको। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स, आप डाटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, बुक्स पे हो गया, इंटरव्यू वगैरह देखोगे, फोटोज़ वगैरह इंटरनेट पे खोजोगे, टीवीज, फील्ड नोट्स, इंसाइक्लोपीडिया, इन सब जगहों से आप डाटा कलेक्ट करोगे। फिर प्लानिंग, राइटिंग द ड्राफ्ट्स एंड एडिटिंग, मतलब आप ऑर्गेनाइज करोगे डाटा को या ड्राफ्ट्स को लिखोगे, ऐड करोगे या प्रोसेस करोगे। फिर होगा रिजल्ट एंड प्रेजेंटेशन, तो आप प्रेजेंटेशन दोगे, फाइनल प्रोडक्ट कैसे होगा, पोस्टर वे पे करोगे, रिपोर्ट लिखोगे, प्ले करोगे, सब कुछ आप करोगे। फिर उसके बाद प्रेजेंट करोगे क्लास पे या स्कूल पे। फिर फॉलोअप लास्ट होगा, जिसमें आप ये सब कुछ कंटिन्यू करते रहोगे, एक्सटेंड करोगे आपका खुद का प्रोजेक्ट, जैसे कॉन्टिन्यूस क्लास या न्यूज़पेपर वगैरह मेक करोगे। इसमें टीचर का क्या रोल हो सकता है? टीचर का रोल होगा फैसिलेटर, मतलब वो हेल्प करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे या कंसल्टेट कर सकते हैं। फिर असेसिंग और इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट वर्क, असेसिंग और इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट वर्क पे क्या होगा कि असेसमेंट हो सकता है, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, मतलब आप इंश्योर कर सको लर्नर पार्टिसिपेट करेगा और लैंग्वेज को यूज करेगा। टूल्स वगैरह जैसे डायरी, पोर्टफोलियो, ये सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो, चेक लिस्ट वगैरह। फिर रिकॉर्ड कर सकते हो कि इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन है, ग्रुप कैसे प्रोग्रेस करेगा, ये सब कुछ आप रिकॉर्ड कर सकते हो। डिस्क्रिप्टर, मतलब सिलेक्शन करो, सजेस्ट करो आइडियाज़ वगैरह, सपोर्ट करो उस आइडियाज़ को पैसिव वे पे। और फिर कलेक्शन डाटा, कॉम्प्लिकेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ आप कर सकते हो। राइटिंग एक्रॉस द करिकुलम पे सारे सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ इंग्लिश नहीं। तो आप लिख सकते हो ऑल सब्जेक्ट के बारे में, रिपोर्ट लिख सकते हो साइंस पे, मैथ पे स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हो, और सोशल साइंस पे डायरीज वगैरह, हिस्टोरिकल पर्सन वगैरह के बारे में आप लिख सकते हो। फिर है रीडिंग इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट, मतलब सब्जेक्ट पढ़ोगे स्पेसिफिक कंटेंट के लिए, जैसे साइंस को पढ़ोगे फैक्ट्स को जानने के लिए, प्रोसेस वगैरह को जानने के लिए, एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए। सोशल साइंस को पढ़ोगे इवेंट्स, कॉजेस, इफेक्ट वगैरह जानने के लिए। मैथ को पढ़ोगे ताकि वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर सको। फिर है LAC एज ए रेस्पॉन्स टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एंड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रैटेजीज, मतलब ये फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये हेल्प करता है न्यू लैंग्वेज वगैरह को बच्चे लोगों को सिखाने के लिए, तो वो डिफरेंट लैंग्वेज को सीख सकते हैं। फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब इंडिया पे जैसे मैनी लैंग्वेज चलता है, तो LAC एक टूल है जिससे आप लर्निंग कर रहे हो डिफरेंट लैंग्वेज को, और ये रेस्पेक्ट कर रहा है चाइल्ड का लैंग्वेज को, कैसे वो इजीली पढ़ पाए, सीख पाए। फिर है रोल एंड प्लेस ऑफ इंग्लिश इन द प्रोसेसेस ऑफ LAC इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर चिल्ड्रन मदर लैंग्वेज पे कुछ सीखेगा तो उसके लिए वो इजी हो सकता है। इंग्लिश का जो टॉप कंटेंट वगैरह होते हैं जिसको बच्चा समझ नहीं पाता, उसको मदर लैंग्वेज समझा सकते हैं, मैथ को, साइंस को, तो वो इजीली ये सब कुछ जान रहा है। और LAC ही इंग्लिश को एक टूल ऑफ लर्निंग बना रहा है, ना कि सेपरेट कर रहा है उसको। तो ये यूनिट खत्म हो गया। फिर है यूनिट 4, मॉनिटरिंग इंस्ट्रक्शन द रिफ्लेक्टिव टीचर। तो फर्स्ट है मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम। है मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम पे मॉनिटरिंग करेगा कौन? टीचर करेगा। तो टीचर को रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, मतलब क्लास कैसा है उससे एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहिए, अपने प्लान्स को एडजस्ट करना चाहिए। बच्चे लोगों का अगर मन है इंग्लिश पढ़ने का तो इंग्लिश पढ़ाओ, उनका मन नहीं है कुछ और करने का है, उनको आप एक्टिविटीज़ करा सकते हो और कराओ। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटरिंग 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और एक होगा सेल्फ मॉनिटरिंग, मतलब इंटरनल। एक्सटर्नल पे क्या होगा, प्रिंसिपल वगैरह जो आते हैं लोग मॉनिटरिंग करते हैं, इंस्पेक्टर लोग जो आते हैं इंस्पेक्ट करने आते हैं, या कोई दूसरा ऑफिशियल अथॉरिटी वगैरह जो BO ABO वगैरह आते हैं देखने, या दूसरा कोई जजमेंट ओरिएंटेशन ग्रुप्स वगैरह आते हैं देखने। और सेल्फ मॉनिटरिंग पे कौन जाएगा?
खुद टीचर सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे, मतलब उनके क्लास में क्या हो रहा है वो उसको देखेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करेंगे, मतलब टेस्ट वगैरह लेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, फिर आपका ग्रो करवाएंगे। और क्लासरूम पे मॉनिटरिंग का ज़रूरत क्या होता है कि आपका प्लान फेल हो सकता है, मतलब आप इंग्लिश पढ़ाओगे, स्टूडेंट को मन नहीं है इंग्लिश पढ़ने का, जो मैंने पहले अभी बोला था, तो आपका प्लान फेल हो जाएगा। मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट लोग आपके साथ अच्छे से चल पाए, मतलब एक फ्लो रहेगा उनके पढ़ाई पे। सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब टीचर सिर्फ पढ़ाएंगे या खुद का एक्सपीरियंस को देखेंगे तो नहीं होगा, उनको एक सिस्टमेटिक मैनर पे सेल्फ मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, और रिफ्लेक्शन क्लास पे क्या चल रहा है उन सबको देखेंगे, फिर उसके बाद एक पर्सनल ग्रोथ हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटर्नल इंस्पेक्शन वगैरह जो है वो बेटर जजमेंट दे, बेटर इमीडिएट फीडबैक दें, इसके लिए आप इम्प्रूव करो क्लास को। हाउ कैन वी मॉनिटर आवर वन क्लास, मतलब हमारे खुद के क्लास को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन चल रहा था क्लास पे, तो बच्चे लोग सीरियस हो गए ग्रुप डिस्कशन पे, अच्छा चलने लगा वो, तो आप टाइम एक्सटेंड कर सकते हो, ताकि वो लोग अपनी खुद की बातें और एक्सपीरियंस को शेयर कर सके। या कोई शाय स्टूडेंट है, वो पहली बार क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो उसको टाइम दोगे आप बोलने के लिए। ऐसे आप रिजिड मत रहो, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, ताकि एक पर्पजफुल लेसन या लर्निंग आप दो पाओ क्लास वगैरह पे स्टूडेंट लोगों को। फिर है व्हाट आर योर बिलीव्स अबाउट टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब तो इसमें क्या हो सकता है कि टीचर ट्रांसमिशन टीचर है, मतलब कंट्रोलिंग करके रख रहा है क्लास को, और सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब सिर्फ इंग्लिश के बारे में बताएंगे, उसके मतलब टेक्स्ट बुक को सिर्फ बताएंगे, उससे आगे वो बढ़ेंगे ही नहीं। या टीचर इंटरप्रिटेशन टीचर है, मतलब फैसिलेटर है, लर्नर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर है, स्टूडेंट को ज़्यादा प्रायोरिटीज दे रहे हैं, ताकि वो लोग अच्छे से समझे उनका क्या इंटरेस्ट है, वो करना क्या चाहते हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं। व्हाट आर लर्नर्स बिलीव एंड एटीट्यूड अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, मतलब स्टूडेंट लोग इंग्लिश के बारे में सोच क्या रहे हैं कि इंग्लिश एक मिस्टेक है, उनके लिए गलत सब्जेक्ट है, या ग्रामर, इंग्लिश एक सिर्फ ग्रामर है, यहाँ पे सिर्फ ग्रामर ही है, ये सोच रहे हैं, या इंग्लिश सिर्फ ग्रुप वर्क है, ये सोच रहे हैं। आपको पता करना होगा टीचर को, ताकि उनके स्टूडेंट का और उनका थिंकिंग पे कोई मिसमैच ना हो, अगर मिसमैच होगा तो वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। हाउ डिड टास्क एक्सरसाइज वर्क इन क्लास, मतलब आप क्लास पे कैसे टास्क वगैरह दे सकते हो, जैसे रियल लाइफ के रिलेटेड टास्क वगैरह दे सकते हो, स्किल प्रैक्टिस के टास्क वगैरह दे सकते हो, या इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन लेवल का आप टास्क वगैरह दे सकते हो, ताकि वो लोग लैंग्वेज को लेके इंटरेस्ट दें। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन पे क्या जाएगा कि आपको अपना खुद का इंस्ट्रक्शन क्लियर देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट लोग इन्वॉल्व रहे उस पर। फिर उसके बाद टीचर टॉक करे, मतलब टीचर पढ़ाए, बट स्टूडेंट लोगों को भी चांस दे वो उनका बात कह पाए, ताकि दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो। हाउ डू स्टूडेंट्स लर्न इन क्लास, मतलब स्टूडेंट लोग क्लास में कैसे समझते हो, आप कैसे पता कर सकते हो ये, मतलब हु पार्टिसिपेट किसने किया, अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया तो वो उसका अटेंशन स्पान वहाँ पे ही था, वो सुन रहा था। फिर क्या कर सकते हो, वो अगर क्वेश्चन किया तो वो भी होगा कि वो सुन रहा है, तो इस हिसाब से आप पता कर सकते हो कि स्टूडेंट लोग क्लास में सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो ये खत्म हो गया। तो फिर है ब्लॉक 3, इसके 4 यूनिट हैं, और पहले यूनिट पे चलते हैं। इसका यूनिट 1 है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, देयर नीड्स एंड सिग्निफिकेंस। फर्स्ट है व्हाई डू वी यूज मटेरियल्स, हम मटेरियल्स को क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज टीचिंग के 5 पार्ट्स होते हैं, एक लर्नर होता है, एक टीचर होता है, मटेरियल्स वगैरह होते हैं, मेथड्स वगैरह होते हैं, और फिर एंडिंग में आता है इवैल्यूएशन। इसमें ऑलब्राइट का ये आर्ग्यू था कि
मटेरियल्स वगैरह को रिजिड नहीं होना चाहिए, वो कंटेंट रखे जिसमें आप इजीली कुछ समझ पाओ। मटेरियल्स वगैरह आइडियाज़ प्रोवाइड करें, एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें, उन्होंने ये बोला था। फिर ओनल्स का व्यू, उन्होंने बोला था कि टेक्स्ट बुक वगैरह एक रिव्यू होता है, रिव्यू के लिए हेल्प होता है, प्रिपरेशन कर सकते हो उससे, आपका टाइम का सेव हो रहा है, मनी का सेव हो रहा है, और आप एक एडॉप्टेड करिकुलम को भी पा सकते हो, और एक मटेरियल्स क्लास को भी इन्फ्लुएंस करती है। और उन्होंने ये भी बोला था कि आजकल के जो करिकुलम वगैरह हैं वो लर्नर फोकस्ड है, मटेरियल्स, मेथड, इवैल्यूएशन सब कुछ लर्नर स्टूडेंट को फोकस करती है। मटेरियल्स वगैरह पे क्या जाएंगे, टेक्स्ट बुक जाएगा, ऑडियो वीडियो टैब्स वगैरह, सॉफ्टवेयर, विजुअल्स, स्लाइड्स, रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर, मोबाइल्स, ये वगैरह सब कुछ मटेरियल्स पे जाएंगे। मटेरियल्स वगैरह पे एक हिडन करिकुलम होता है जिसमें एक टीचर और स्टूडेंट का रूल्स या एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉलेज, टीचिंग, सोसाइटी का वैल्यू, लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच या लिंग्विस्टिक कल्चरल अप्रोच, इसके इम्पोर्टेंस वगैरह के बारे में होता है उस मटेरियल पे। गुड मटेरियल्स वगैरह का स्टैंडर्ड क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड इंग्लिश होगा, ग्रेजुअल वोकाबुलरी होगा, एक फंक्शनल ग्रामर हो सकता है, उसमें इंटरेस्टिंग कंटेंट वगैरह, टास्क वगैरह, बहुत कुछ एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ एक गुड मटेरियल्स का फीचर्स वगैरह होते हैं। मटेरियल डेवलपमेंट मतलब जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के लिए उसको डिजाइन करना, कस्टमाइज करना। एक मटेरियल का पॉजिटिव ट्रेंड्स वगैरह क्या हो सकते हैं और फोकस क्या करेगा एक अच्छे से मटेरियल डेवलपमेंट की, पर्सनलाइज थिंग्स वगैरह हो, स्टूडेंट जिससे रिलेट कर पाएँ, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लर्नर सेंटर, मीनिंगफुल कंटेंट वगैरह, मल्टीकल्चरल कंटेंट, ग्लोबल कंटेंट या चैलेंजेस हो लर्नर लोगों के लिए, मीडिया, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ वो यूजेस वगैरह में हो, सब कुछ पे फोकस करना चाहिए एक मटेरियल डेवलपमेंट के टाइम पे। ओके, नेगेटिव ट्रेंड्स पे क्या जाएगा, वो ओवर एम्फसाइज कर रहा है ग्रामर के टेक्स्ट वगैरह पे। वैसे भी स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि इंग्लिश सिर्फ ग्रामर होता है, तो अगर वो ओवर एम्फसाइज करेगा तो वो लोग पढ़ेंगे नहीं अच्छे से। या शॉर्ट टेक्स्ट वगैरह होता है जहाँ पे रियल लैंग्वेज एक्सपीरियंस कुछ होता ही नहीं है, या लिटरेचर को नेगलेक्ट किया जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग का लैक है, एक्टिविटीज़ वगैरह का लैक है, कुछ उसका नेगेटिव ट्रेंड होगा। फिर है द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, द कोर्स बुक। कोर्स बुक वगैरह जो होते हैं वो ना प्रोग्राम्स के हार्ट होते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। मतलब पुराने बुक्स वगैरह होते हैं उसमें क्या सिर्फ रीडिंग, टेक्स्ट वगैरह, कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर या वोकाबुलरी वगैरह होते थे। बट आजकल के जो बुक्स वगैरह आ रहे हैं उसमें वर्क बुक वगैरह होते हैं, जैसे एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं, टीचर गाइड्स, ऑडियो वीडियो, ये बहुत सारे कोर्स बुक वगैरह होते हैं जिससे स्टूडेंट इंटरेस्ट लेता है पढ़ाई पे। इसका एडवांटेजेस वगैरह क्या हो सकता है कि इसमें प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, एक रोड मैप, एक स्ट्रक्चर, प्रेडिक्टेबिलिटी, ये सब कुछ स्टूडेंट को देता है, टीचर को भी देता है। टीचर लोगों का टाइम सेव होता है, बिगिनर्स वगैरह जो होते हैं उनको सपोर्ट करता है। ये जो कोर्स बुक वगैरह होते हैं वो एक्सपर्ट वगैरह बनाते हैं, तो न्यू आइडियाज़ वगैरह को भी वो इंट्रोड्यूस करते हैं। बट इसमें क्या कंट्रोवर्सी ये है कि ये सिर्फ ऐसा कर रहा है कि लर्नर सेंटर ज़्यादा है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, क्वालिटी डिपेंडेंट रह रहा है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो ये ख़त्म हो गया, दूसरे यूनिट पे चलते हैं। यूनिट 2 है इवैल्यूएटिंग एंड अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। फर्स्ट है इवैल्यूएटिंग टेक्स्ट बुक ऑफ ELT। तो इसमें डिबेट वगैरह चल रहा है, जैसे कि 2 मेन व्यूज हैं, एक है सेल्डन का, हॉटकिंसन एंड टेरोस उनका है। सेल्डन ने ये बोला था, टेक्स्ट बुक के अगेंस्ट बोला था कि टेक्स्ट बुक वगैरह जो होते हैं कॉपी ऑफ ईच अदर, मतलब जितने सारे भी टेक्स्ट बुक होते हैं सेम कंटेंट वगैरह उनमें होता है। वो लोग न्यू रिसर्च वगैरह, न्यू टीचिंग मेथड या क्लासरूम फीडबैक वगैरह को इग्नोर करते हैं, और वो लोग हैंडल नहीं कर सकते डेली जो कॉम्प्लेक्स नीड्स होता है लर्निंग लैंग्वेज पे, वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते। फिर हॉटकिंसन एंड टेरोस उन्होंने बोला था टेक्स्ट बुक
के फॉर पे कि टेक्स्ट बुक वगैरह स्टे करते हैं, ग्रो करते हैं, ईजीएस्ट वे है जो कि एक टीचिंग को और लर्निंग को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और उन्होंने बोला था कि टीचर लोग अच्छे से टेक्स्ट बुक को इवैल्यूएट करे ताकि वो किसको पिक करे, कौन से टॉपिक्स वगैरह को, उसके यूजेस, चेंजेस, मटेरियल, ये सब कुछ फिट हो पाए टुडे नीड्स पे। मतलब उनके क्लास पे स्टूडेंट लोगों की क्या नीड्स है उसके हिसाब से वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करे और पढ़ाएं, ये उनका था। और इसका कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट वगैरह है जैसे कि फेक लैंग्वेज वगैरह, मतलब ग्रामर्स वगैरह जो होते हैं ये पढ़ाया जाता है बट रियल लाइफ पे अगर आप कुछ टॉक करोगे तो ग्रामर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। फिर डिस्टॉर्ट कंटेंट, मतलब बुक्स वगैरह पे सिर्फ मिडिल क्लास सेप व्यू वगैरह होते हैं, वो लोग कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स वगैरह को ऐड नहीं करते। डोंट मैच स्टूडेंट नीड्स पे फिट नहीं होता, या टीचर्स वगैरह लेजी हो जाते हैं, वो टू मच डिपेंडेंट हो जाते हैं टेक्स्ट बुक पे। दूसरा गाइड या दूसरा डिलीवर मटेरियल्स वगैरह वो टीच नहीं करते और स्टूडेंट लोगों के लिए भी एक्सपेंसिव हो जाता है बुक वगैरह। और फिर है कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं या मटेरियल्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे कि अपील, स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है बुक या मटेरियल या नहीं। क्रिएटिविटी, मतलब टीचर, स्टूडेंट, स्कूल बिलीव कर रहा है कि ये मटेरियल अच्छा है नहीं है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो सच में रियल लाइफ से कनेक्ट है या नहीं, सिर्फ ऐसे ऊपरी ऊपरी बात है, या मोटिवेशन स्टूडेंट को कर रहा है, वैल्यूज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, फ्लेक्सिबल है या नहीं, हायर थिंकिंग, एप्रोप्रिएसी, लोकल कॉन्टेक्स्ट वगैरह उसमें है या नहीं, ये सब कुछ हम देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएटिंग टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक को इवैल्यूएट क्यों किया जाता है, मतलब ये टीचर या लर्नर, टीचर क्या टीच कर रहे हैं और स्टूडेंट क्या लर्न कर रहा है, ये बहुत इफेक्ट करता है लर्निंग टेक्स्ट बुक वगैरह जो होते हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल चॉइसेस, व्यूज वगैरह है कि कॉनिंग्सवर्थ उन्होंने इवैल्यूएट किया था और बोला था कि इवैल्यूएशन नीड्स प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ टीचिंग एंड रियल एक्सपीरियंस, मतलब इवैल्यूएशन को जरूरत होती है एक प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ टीचिंग और रियल एक्सपीरियंस। इसकी ज़रूरत क्या है, टीचर्स वगैरह खुद की टीचिंग लर्निंग कैसी है वो उससे पता कर सकते हैं। उससे टीचर लोगों को ये फ़ायदा होता है कि वो न्यू आइडियाज़ वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं उनके टीचिंग पे, वो एक अच्छे से राइट चॉइस ऑफ बुक्स को कलेक्ट कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, और खुद के क्लास को अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके क्लास पे ज़रूरत क्या है। फिर है टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन प्रोसीड्योर्स, इसमें चेकलिस्ट या क्वेश्चंस वगैरह को यूज किया जाता है। चेकलिस्ट क्या फैक्टर वगैरह क्या होगा, रेशनली होगा, अवेलेबिलिटी होगा, लेआउट होगा, जिससे कि आप रेटिंग कर सकते हो पुअर, फेयर, गुड, एक्सलेंट, ये वगैरह। फिर थिंकर्स वगैरह के व्यूज वगैरह हैं, जैसे कि वॉटर्स, उनके व्यू थे कि 4th स्टेप होता है जिससे आप बुक को इवैल्यूएट कर सकते हो। प्रोसीड्योर उसका होता है डिफाइन क्राइटेरिया, मतलब हमें चाहिए क्या। इट्स ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, कि बुक्स के बारे में सोचे कि अच्छा है बुरा है ऐसे। फिर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, मतलब व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट द बुक, बुक के बारे में फैक्ट्स वगैरह क्या होते हैं। फिर मैचिंग, कि ये हमारे नेट्स पे मैच कर रहा है या नहीं। फिर विलियम्स, उनके भी 4 क्राइटेरिया थे इवैल्यूएशन के। फर्स्ट है अप टू डेट मेथोडोलॉजी, तो ये बेस्ड होता है कि मॉडर्न आइडियाज वगैरह, जैसे आजकल पीपल वगैरह लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, साउंड के प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं, मतलब सिर्फ रीडिंग करो सुनो नहीं, आजकल राइटिंग्स वगैरह भी चल रहा है, न्यू आइडिया 6 वगैरह चल रहे हैं। फिर गाइडेंस फॉर नॉन नेटिव टीचर्स, बुक्स वगैरह नॉन नेटिव टीचर्स वगैरह को भी प्रोवाइड करना चाहिए जो कि पढ़ नहीं सकते इंग्लिश वगैरह, जिनका मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जैसे हमारे लोगों का मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। फिर नीड्स फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर, मतलब इंग्लिश को आप डिफरेंट वे पे ले सकते हो, जैसे एक सब्जेक्ट के वे पे भी ले सकते हो और एक इंस्ट्रक्शन के मीडियम के हिसाब से भी ले सकते हो। फिर रेलिवेंस टू द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप लोकल कल्चर को रेस्पेक्ट करो, ये सब कुछ उसमें फिट होना चाहिए सोशियो कल्चरल
ट्रेंड्स वगैरह। फिर ब्रेन, उन्होंने 2 फेजेस के बारे में बोले थे। फर्स्ट स्टेज ये था कि इनिशियल क्वेश्चंस वगैरह, मतलब मटेरियल्स यूजफुल है नहीं, सब कुछ आप उसके यूजफुलनेस देख के टीचिंग मटेरियल को चॉइस करो। फिर डीपर क्वेश्चंस वगैरह, मतलब सेकंड स्टेज जो होगा कि ये सच में मेरे स्टूडेंट लोगों के लिए इफेक्टिव है नहीं है, उसको आप कंपेयर करो अदर्स बुक पे। टीचिंग अप्रोचेस वगैरह जो होते हैं उससे बेसिस पे देखो बुक सही है नहीं है। जो 4 स्किल्स वगैरह होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उसको आप बैलेंस करके देखो अच्छा है नहीं है। फिर ग्रामर या रियल कम्युनिकेशन के बीच में बैलेंस है। टीचिंग मेथड्स वगैरह, लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो टॉट किया जाता है, जैसे कंटेंट लॉजिकल है, कंटेंट रियल है, ऑथेंटिक है, स्टूडेंट लोगों को चाहिए, उनका नीड पूरा कर पा रहा है या नहीं। बुक्स, उसमें पिक्चर और टेक्स्ट दोनों का बैलेंस है, लेआउट, डिजाइन्स वगैरह, ये सब कुछ देख के आप एक अच्छे बुक या मटेरियल को इवैल्यूएट कर सकते हो। लास्ट वन है ग्रिफिथ, उन्होंने भी बोला था व्यूज वगैरह कि ये स्टूडेंट के गोल को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्टूडेंट सेंटर है या नहीं है, इंटरेक्टिव है, कल्चरली अप्रोप्रिएट है, जेंडर सेंसिटिव, अप टू डेट, वोकैबुलरी लेवल गुड है या नहीं है, एज अप्रोप्रिएट, इंटरेस्टिंग है, गुड विजुअल है, रेलिवेंट टू रियल लाइफ है या नहीं है, इजी टू यूज है या नहीं है, या टू फोकस्ड ऑन वन कल्चर। ये सब कुछ आप देख के एक अच्छे बुक को इवैल्यूएट कर सकते हो। प्रेडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन, तो प्रेडिक्टिव इवैल्यूएशन को बुक को यूज करने के पहले ही देखना होता है। जैसे कि उसमें रिव्यूज़ वगैरह देखो कि एक्सपर्ट वगैरह ने क्या बोला है, जर्नल्स वगैरह पे क्या लिखा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कि वो फिट नहीं होगा आपके क्लास के स्टूडेंट के नीड पे, या चेकलिस्ट वगैरह है, जो क्वेश्चंस वगैरह है मैंने अभी जो पढ़ा ब्रेन्स का या डन्स का, ये भी इसका लिमिटेशन है। सेल्डन ने बोला था जितना भी आप चॉइसेस करो, चेकलिस्ट, क्वेश्चन, एक्सपर्ट का रिव्यू वगैरह देखो, फिर भी चूजिंग बुक सब्जेक्टिव ही होता है। फिर रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन, ये बुक को यूज करने के बाद ही इवैल्यूएट किया जाता है। इसमें जैसे आप चेक कर सकते हो कि ये कैसे वर्क किया, अच्छा इवैल्यूएशन था, अच्छा बुक था, नहीं था। और आपने प्रेडिक्टिव इवैल्यूएशन करके ये बुक को अगर चूज भी किया होगा तो वो टेस्ट करो कि मेरा प्रेडिक्टिव इवैल्यूएशन सही था नहीं था, कुछ आप देख सकते हो। फिर लास्ट वन है एम्पिरिकल इवैल्यूएशन। एम्पिरिकल इवैल्यूएशन बेस्ड होता है रियल लाइफ डाटास वगैरह, एविडेंस वगैरह पे। इसमें 2 लेवल हो सकते हैं, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पे होगा कि आप होल बुक को इवैल्यूएट करो, जिसमें कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और माइक्रो लेवल पे आप इवैल्यूएट करो पार्ट टू पार्ट, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स आप चेक कर सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। माइक्रो इवैल्यूएशन के स्टेप्स वगैरह होते हैं, पहले एक चूज करो एक टास्क को, फिर उसके बाद डिस्क्राइब करो उस टास्क को कि उसका गोल क्या है, इनपुट क्या है, से आप कौन सी आउटकम को एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर एक प्लान को इवैल्यूएशन करो कि वाई, मतलब उसका पर्पज क्या है, किसके लिए करोगे, ऑडियंस जैसे आपके स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, कौन इवैल्यूएट करेगा, हो गए या कोई आउटसाइडर हो गए, उसमें क्या कंटेंट होगा, किस किस मेथड पे बेस होगा, कौन से टाइम पे होगा, ये सब कुछ आप माइक्रो इवैल्यूएशन पे चेकिंग टैक्स वगैरह दे सकते हो। 3 टाइप्स के इवैल्यूएशन होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट बेस्ड, जिसमें स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो कैसे इंजॉय करके पढ़े, मोटिवेट होके वर्क करे। फिर रेस्पॉन्स बेस्ड, जिसमें क्या होता है कि एक्चुअल आउटकम को मैच किया जाता है प्रेडिक्ट आउटकम से। टाइम लगता है बट ये बहुत यूजफुल होता है। लर्निंग बेस्ड, इसमें ये होता है कि स्टूडेंट को लिखोगे आप वो एक्चुअली लर्न किया या नहीं न्यू थिंग्स वगैरह। जैसे स्टेप्स इन इवैल्यूएटिंग टास्क हो सकता है कि आप इन्फो कलेक्ट कर सकते हो, बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर द टास्क एनालाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद रेकमेंड करोगे, कंक्लूड करोगे, जनरल फाइंडिंग्स वगैरह करोगे। फिर एक रिपोर्ट लिखोगे जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे प्रोसेस वगैरह को और आपने क्या देखा, फिर आपके स्टडी पे आपका क्या स्ट्रेंथ था, क्या वीकनेस था, ये सब कुछ आप लिखोगे।
और माइक्रो इवैल्यूएशन अच्छा क्यों होता है कि इसमें टीचर इवैल्यूएट करते हैं व्हाइल प्लानिंग के वक्त ही वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये मोर ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि क्वेश्चनेबल फैक्ट्स वगैरह। इसमें एक्शन रिसर्च वगैरह, एम्पिरिकल जो हो गया कि आप प्रैक्टिकली डाटा कलेक्ट, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। फिर है फीचर्स ऑफ ए लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। इसमें टॉमलिंसन ने बोला था कि एक अच्छे बुक को कैसे होना चाहिए, जैसे कि उसमें लर्निंग पॉजिटिव हो, इंजॉयबल हो, वो वैल्यू करे टीचर को, स्टूडेंट को, वो फिट डिफरेंट लर्नर, जैसे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पर्सनालिटी होते हैं, मोटिवेशन डिफरेंट होता है, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, डाइवर्स बच्चे को फिट करे। फिर उसमें एक यूनिवर्सल रूल होना चाहिए, अच्छा लैंग्वेज टीचिंग को वो फॉलो करे और डिफरेंट कल्चर वगैरह को भी वो फॉलो करे। फिर उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का एनर्जी कैसे राइज हो, ऐसे टॉपिक वगैरह होना चाहिए। और उसमें स्टूडेंट लोग कैसे लैंग्वेज को यूज करे, खुद का एक्सपीरियंस को शेयर करे, ओपिनियंस, इंटरेस्ट वगैरह दिखाए, सब कुछ होना चाहिए। फिर रियल लाइफ पे कनेक्टेड हो लर्निंग और एंगेज करे इमोशन भी, ना कि सिर्फ लॉजिकली थिंकिंग वगैरह को। फिर है एडेप्टिंग मटेरियल्स। एडेप्टेशन मतलब आप मटेरियल्स पे कुछ चेंजेस वगैरह करो स्टूडेंट के बेटर के लिए, जैसे कि डिलीट करो, मॉडिफाई करो, ऐड करो, सिंप्लीफाई करो और री ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। और अगर एक गुड टीचर होगा तो वो स्पॉन्टेनियस क्लास पे भी एडेप्टेशन कर सकते हैं नेचुरली। फिर व्हाट इज मटेरियल एडेप्टेशन। मटेरियल एडेप्टेशन क्या होता है कि चेंजिंग करो लेवल्स वगैरह, कॉन्टेक्स्ट वगैरह या एक्टिविटीज़ वगैरह स्टूडेंट के बेटर के लिए। बैलेंस करो मटेरियल्स विथ लर्नर और टीचिंग गोल। ऑब्जेक्टिव्स फॉर मटेरियल एडेप्टेशन। इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह होगा जैसे पर्सनलाइजेशन, मतलब लेसन को ऐसे मेक करो कि सारे स्टूडेंट उसमें फिट हो सके। चेंज करो एक्टिविटी को उनके मोटिवेशन और इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर लोकलाइजेशन मतलब लोकल कल्चर, सोशल कॉन्टेक्स्ट को ऐड करो, स्टूडेंट लोग को हेल्प करवाओ अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर मॉडर्नाइजेशन, अपडेटेड एक मेथड वगैरह, रियल एग्जाम्पल, स्किल बैलेंस या टेक्नोलॉजीज वगैरह जो आजकल के पावर पॉइंट हो गए, वेब हो गया, पॉडकास्ट हो गया, ये सब कुछ आप उसमें ऐड कर सकते हो। फिर एडेप्टेशन के रीजन्स वगैरह क्या हो सकते हैं कि ग्रामर्स वगैरह जो होते हैं वो एनफ नहीं होते, एग्जाम के टाइम पे एडिटिंग करना उसमें ज़रूरी होता है, या कम्युनिकेशन भी एनफ नहीं हो सकते, या रॉन्ग लेवल्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि टू हार्ड हो गया या टू इजी हो गया, फिट नहीं करते ऑल लर्निंग स्टाइल पे, या लेसन टू लॉन्ग हो गया या टू शॉर्ट हो गया, या स्किल बैलेंस्ड नहीं हुआ, ज़्यादा रीडिंग हो गया या ज़्यादा स्पीकिंग हो गया। बेड सीक्वेंस वगैरह भी हो सकते हैं, बेड मेथड्स वगैरह, रॉन्ग कल्चर या नॉट एनफ ऑडियो विजुअल, जैसे पिक्चर्स वीडियोस वगैरह नहीं है, या बोरिंग टॉपिक वगैरह है तो ऐड करो इंटरेस्टिंग कंटेंट वगैरह, या हार्ड वर्ड वगैरह हैं सिंप्लीफाई करो, या उससे रिलेटेड वर्ड्स वगैरह दो। ये सब कुछ उसका रीजन हो सकता है एडेप्टेशन का। एडेप्टेशन का स्टेप्स वगैरह क्या हो सकते हैं कि आइडेंटिफाई करो स्टूडेंट के नीड को, क्लियर गोल्स वगैरह रखो स्टूडेंट के लिए, या कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ वगैरह, स्किल बैलेंस, ऑडियो विजुअल सपोर्ट, या जो टाइम नीडेड होता है, ये कल्चरल रेफरेंस, मटेरियल वगैरह जो रियल ऑथेंटिक, एज लेवल, ये सब कुछ को चेक करो। और लास्ट में एडॉप्ट करो अच्छा सा बुक या मटेरियल। फिर यह मटेरियल एडेप्टेशन प्रोसीड्योर वगैरह क्या होते हैं कि इसमें एडिशन मतलब ऐड कर सकते हो न्यू थिंग्स वगैरह, फिर डिलीटेशन या ओमिशन मतलब रिमूव कर सकते हो, फिर मॉडिफिकेशन और चेंजिंग या चेंज कर सकते हो, फिर सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हो, मोर ईजियर वगैरह बना सकते हो, फिर रीअरेंजमेंट और रीऑर्डरिंग मतलब ऑर्डर को चेंज कर सकते हो मटेरियल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये ख़त्म हो गया। यूनिट 3 पे चलते हैं। यूनिट 3 है यूजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वेब बेस्ड रिसोर्सेस।
फर्स्ट है टूल्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट होता क्या है कि एक ग्लोबल कनेक्शन होता है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल नेटवर्क पे लिंक टुगेदर होते हैं। हम इंटरनेट से कर क्या सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, चैट हो गया, फोन कॉल हो गया, या ईमेल वगैरह पे भी हम बात कर सकते हैं, या फाइल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। हम इन्फो वगैरह पा सकते हैं जैसे कि डाटाबेसेस, लाइब्रेरीज, न्यूज ग्रुप, टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ये सब कुछ हम पा सकते हैं। लर्न कर सकते हैं डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह पे, रिसर्च कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं, न्यूज, स्पोर्ट्स, वेदर, डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, मूवीज वगैरह, एंटरटेनमेंट भी हो गया उसमें, म्यूजिक, शॉपिंग, मूवीज, गेम, डिजिटल लाइब्रेरी, ये वगैरह। फिर वर्ल्ड वाइड वेब, www, मतलब इसमें मिलियंस ऑफ साइट्स वगैरह होते हैं जिसको वेबसाइट बोलते हैं। और सर्च इंजिन्स वगैरह भी इसमें होते हैं जो कि लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट पेज यूजुअली मोस्ट रेलिवेंट्स वगैरह होते हैं। इसमें बेटर सर्च कर सकते हो, टिप्स जैसे हो सकता है बेटर सर्च के लिए कि करेक्ट स्पेलिंग लिखो, यूज करो सिंबल्स वगैरह को, वर्ड्स वगैरह को, सर्च करो नंबर, रेंज, या कंपेयर करके भी आप लिख सकते हो। जैसे कंपैरिजन पे एग्जांपल ले सकते हैं कि राइस वर्सेस क्यूना, गिव साइड बाय साइड न्यूट्रिशन फैक्ट्स वगैरह। सर्च करते हैं कैसे तो पता ही होगा। फिर सर्च इंजिन्स वगैरह, ये सब कुछ वेब सर्वर्स वगैरह होते हैं जो कि इंटरनेट पे फाइंड करते हैं इन्फो वगैरह को। जैसे पॉपुलर वंस वगैरह गूगल्स हो गया, याहू हो गया, आर्क्स हो गया, बिंच हो गया, ये सब कुछ। और स्वीट सर्च इसमें है जो कि 35,000 साइट्स इसमें अवेलेबल है जो कि एक्सपर्ट वगैरह, टीचर, लाइब्रेरियंस, वो लोग चेक करते हैं और ये सेफ और रिलायबल होता है। फिर डिजिटल लाइब्रेरीज, इसको क्रिएट किया गया था इंटरनेट के लिए और चीप कंप्यूटर्स वगैरह के लिए। और ये ऑल टाइप्स ऑफ इन्फो प्रोवाइड करती है इंटरनेट पे, जैसे कि ओल्ड बुक से लेके न्यू डिजिटल इन्फो वगैरह सब कुछ ये प्रोवाइड करती है। सिमिलर टू ट्रेडिशनल लाइब्रेरी जो कि ऑल ऑनलाइन पे है। एनसाइक्लोपीडिया जो कि ह्यूज डाटाबेस होते हैं वेबसाइट्स वगैरह के, जो कि एक्सेस करते हैं ब्राउज़र और सर्च इंजिन्स वगैरह को। फ्रेंड एनसाइक्लोपीडियास होते हैं एनिमल्स फैक्ट्स के हो गया, न्यू वर्ल्ड के हो गया, या एकेडमिक किट्स, आप जो सर्च करोगे वो आएगा। फिर ऑनलाइन डिक्शनरी वगैरह होते हैं जैसे ब्राउजर डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, थेसोरस वगैरह। इसमें फीचर्स वगैरह ये होते हैं कि ये वर्ड ऑफ द डे, क्विजेस, स्लैंग्स, प्रोनाउंसिएशन, टॉपिक्स, वर्ड्स, या कोई फेवरेट वर्ड्स, बुकमार्क्स, वेदर्स, या होरोस्कोप, आरएसएस फीड्स वगैरह, ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। विकिपीडिया जो कि एक मल्टीलिंग्वालिज्म फ्री एनसाइक्लोपीडिया है। यहाँ पे इंटरनेट पे आप कुछ लिख भी सकते हो एनीवन, और ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि नेम पे आप विकी या कुछ लिखोगे आपका, फिर एनसाइक्लोपीडिया बनाओगे, रिटन बाय वॉलंटियर्स, जिसमें पैसा नहीं लगता। इसका रूल्स वगैरह 5 पिलर्स होते हैं और पॉलिसी वगैरह होते हैं, उसके मुताबिक रूल्स के हिसाब से आप ऐड वगैरह कर सकते हो और आर्टिकल को लिंक कर सकते हो उस रिलेटेड पेजेस वगैरह पे। कंडेंसर, इसमें सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि चेक किया जाता है रियल लैंग्वेज यूजर्स वगैरह को, और इसमें नेटिव स्पीकर वगैरह कौन से वर्ड्स वगैरह को यूज करते हैं ये सब कुछ सर्च किया जाता है। इसमें लार्ज डाटाबेस वगैरह होते हैं जिसको कर्व्स बोलते हैं। और ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें कि आप डिजिटली मैसेज सेंड कर सकते हो एक पर्सन को या बहुत सारे पीपल्स वगैरह को। और इसमें यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल अकाउंट्स वगैरह की ज़रूरत होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो टीचिंग पर्पज़ के लिए ऐसे यूज कर सकते हो कि स्टूडेंट रीड करेगा, राइट करेगा एनी टाइम एनीवेयर, और इंटरेक्शन कर सकते हो क्लासरूम वगैरह पे। इसमें एक्टिविटीज़ वगैरह हो सकते हैं जैसे ईमेल ऐसे, ईमेल स्टोरीज, ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह कर सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बहुत सारे मेल अगर टीचर के पास आएंगे तो वो अच्छे से इसको देख नहीं पाएंगे। सॉल्यूशन होगा कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हो। ये है ऑथरिंग टूल्स,
में प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जो कि हेल्प करता है मल्टीमीडिया ऐप्स को विदाउट कोडिंग। इसमें कॉम्बाइन ही हो सकता है टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, इंटरनेट, सीडी, रोम ये वगैरह। ये अच्छा क्यों है? क्योंकि ये नॉन प्रोग्रामर्स, टीचर्स वगैरह को इंटरेक्टिव हाई क्वालिटी मटेरियल्स स्टूडेंट लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हेल्प कर सकता है। एडवांटेज वही होगा, टीचर कंट्रोल कर सकते हैं, लेवल, फोकस या इमीडिएट फीडबैक वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है हॉट पोटैटो वेब्स ऑथरिंग टूल्स, जो कि फ्री होता है टीचर्स लोगों के लिए। एक नॉन कॉमर्शियल वेबसाइट है जिसमें आप इंटरेक्टिव एक्सरसाइज वगैरह जैसे जे मैथ, जे क्रॉस, जे क्विज, जे मैक्स ये सब कुछ आप करवा सकते हो। टाइप्स वगैरह इसमें जैसे होते हैं मल्टीपल चॉइस हो गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वगैरह हो गया, जम्बल्ड सेंटेंस, क्रॉसवर्ड, मैचिंग, गैप फिलिंग्स ये वगैरह इसमें होते हैं। इसमें आपको इमीडिएट फीडबैक्स वगैरह, हिंट्स वगैरह भी मिलता है। टीचर्स लोग डाटा एंटर करेंगे और फिर उसके बाद प्रोग्राम्स चलेगा वेब पेज पे। और उसके बाद है रिसर्च टूल। रिसर्च टूल होता है कि साइट्स टू मेक ऑनलाइन सर्वे या क्वेश्चनरीज वगैरह जो होते हैं। इसमें फीचर्स ये होगा कि आप इसमें क्रिएट, ऐड, डिलीट, कॉपी, सर्वे सब कुछ कर सकते हो। आप लिंक सेंड कर सकते हो ईमेल्स वगैरह पे, पब्लिश कर सकते हो ऑनलाइन। इसमें कस्टमाइज कर सकते हो कलर्स, लोगो, लिंक्स वगैरह। इसमें आप कंट्रोल कर सकते हो यूजर्स के सर्विस वगैरह को। फीचर्स ये होगा कि इसमें आप क्रिएट, ऐड, डिलीट, कॉपी सब कुछ कर सकते हो सर्वे को। आप ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो, लिंक्स वगैरह सेंड कर सकते हो ईमेल पे, वेबसाइट वगैरह पे पुट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो इसमें कलर्स, लोगो, लिंक्स वगैरह ये सब कुछ इसमें हो सकता है। ठीक है। फिर वेब टूल्स होता क्या है कि एक सोशल नेटवर्क ऐप्स वगैरह होते हैं जिसको क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, शेयरिंग्स के लिए यूज किया जाता है। ये इजी फॉर एनीवन होता है, क्रिएट, शेयर, रियल टाइम लाइव कनेक्शन वगैरह करा सकते हो उसमें। टीचर्स वगैरह ब्लॉग, मीडिया शेयरिंग, सोशल नेटवर्क को लेके न्यू लर्निंग्स वगैरह करा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग पे क्या होता है, जैसे कि पीपुल लर्न टू यूज देम इजीली वो लोग सोशलाइज कर सकते हैं इजीली उसको। और इसमें टीचिंग के लिए ये अच्छा हो सकता है कि स्टूडेंट विलिंग वगैरह हो। फिर है ग्लॉकस्टर। इसमें ये होता है कि इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया पोस्टर्स वगैरह आप बना सकते हो इसमें, जैसे ऐड कर सकते हो टेक्स्ट वगैरह को, इमेज वगैरह को, ऑडियो वीडियो इफेक्ट्स वगैरह को, और इसको आप शेयर कर सकते हो जैसे ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं फेसबुक, ट्विटर, सारी जगह पे। और क्लासरूम पे इसको यूज कर सकते हो ऑडियो विजुअल एड्स के तरह से। फिर है यूट्यूब। ये है कि वीडियो शेयरिंग साइट्स है, इसमें अपलोड किया जाता है, व्यूज़ वगैरह आते हैं, शेयर किया जाता है वीडियोस वगैरह को। टीचिंग के लिए ये कैसे बेनिफिट हो सकता है, एंगेज करता है स्टूडेंट को रिलीवेंट वीडियोस वगैरह पे, न्यू टॉपिक, न्यू व्यू पॉइंट्स, स्पार्क्स डिस्कशन वगैरह आप इसमें कर सकते हो। फिर प्लेलिस्ट के थीम्स वगैरह जैसे रिलेटेड वीडियो वगैरह आप फाउंड कर सकते हो। साउंड ऑन ऑफ एक्टिविटीज़ वगैरह इसमें होते हैं। स्लाइड शेयर होता है जिसमें प्रेजेंटेशन वगैरह को शेयर किया जाता है, पावर पॉइंट, पीडीएफ ये वगैरह उसमें होते हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो या अदर साइट्स वगैरह पे भी देख सकते हो। टीचिंग पे ये कैसे हेल्प करेगा कि इसमें आप विकीज वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह को बना के स्टूडेंट लोगों को दिखा सकते हो। अदर साइट्स वगैरह पे भी आप अपलोड करवा सकते हो डिफरेंट प्रेजेंटेशन वगैरह को। फिर है ब्लॉग्स क्या होता है कि ये वेब रिसोर्सेस होता है जिसमें इंटरेक्टिव और कोलैबोरेटिव वर्क वगैरह होते हैं, जैसे कि रीड, राइट, थिंक एंड लिंक। ये चारों के एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं। जैसे टीचिंग पे हेल्प करेगा कि कलेक्टिव राइटिंग्स वगैरह, रीड हो गया, ऐड हो गया, कमेंट हो गया, ये सब कुछ इंसर्ट कर सकते हो, लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हो। प्री, वाइल, पोस्ट टीचिंग टास्क वगैरह इसमें रहते हैं। फील्ड ट्रिप्स हो गया, पोस्ट पिक्स हो गया, कमेंट्स हो गया, ये सब कुछ आप उसमें कर सकते हो। और पेरेंट्स के पास इसका
लिंक रहता है। फिर है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट तो आजकल बहुत चल रहे हैं। पॉडकास्ट पे क्या होता है कि डिलीवर ऑडियो या वीडियो कंटेंट वगैरह होते हैं जिसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। नेट का भी ज़रूरत नहीं होता और ये टीचिंग में हेल्प कर सकता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स वगैरह सिखा सकते हो, साउंड्स, इमेज वगैरह, केस स्टडीज़ वगैरह या प्रेजेंटेशन वगैरह स्टूडेंट को, ये सब कुछ आप उसमें सिखा सकते हो। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। यूनिट 4 पे चलते हैं। यूनिट 4 है बेसिक ऑफ असेसमेंट। फिर है की टर्म्स, टेस्ट, असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। टेस्ट क्या होता है कि एक डिजाइन प्रोसीड्योर होता है जिसमें मेजर किया जाता है एबिलिटीज़ को लर्नर्स वगैरह के। इसमें आप एमसीक्यू, शॉर्ट या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वगैरह, ऐसे या स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, कुछ भी आप इसमें टेस्ट करवा सकते हो। फिर असेसमेंट। असेसमेंट होता है इसमें आपका परफॉर्मेंस को एस्टिमेट किया जाता है डिफरेंस वे पे, जैसे कि आप कैसे क्वेश्चन पे रेस्पॉन्ड कर रहे हो या वर्क कर रहे हो पेयर पे, क्विजेस वगैरह, टाइम सेट हो गया। ये इंड करता है फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड को, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप दोनों तरीके से असेसमेंट कर सकते हो। फिर है मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है कि एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसमें परफॉर्मेंस को एस्टिमेट किया, जैसे रॉ सोर्सेस हो गया जिसमें न्यूमेरिकल इंडेक्स वगैरह होते हैं, स्केल हो गया जिसमें लिंक स्कोर किया जाता है, जैसे नॉमिनल, इंटरवल, ये सब कुछ। रेशियोस वगैरह होते हैं जिसमें लैंग्वेज टेस्ट किया जाता है। एप्टीट्यूड पे क्या होगा कि प्री लर्निंग टेस्ट वगैरह जिसमें कि आपकी लर्न लैंग्वेज एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, जैसे MLAT। मैंने पहले फर्स्ट वीडियो पे, ब्लॉक 1 वीडियो पे बता रखा है MLAT क्या होता है। फिर अचीवमेंट। अचीवमेंट पे क्या होता है कि इसमें मेजर किया जाएगा कि आप लर्न क्या करे हो, सिलेबस, कोर्स ऑब्जेक्टिव पे लर्न क्या करे हो, इसको मेजर किया जाएगा। डायग्नोस्टिक, इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आपका लर्निंग प्रॉब्लम्स वगैरह क्या था, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उससे चेंज किया जा सकता है सिलेबस, टीचिंग या असेसमेंट वगैरह। फिर प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी पे मेजर किया जाता है आपका लैंग्वेज एबिलिटीज़ वगैरह को। फिर प्लेसमेंट, मतलब इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह को यूज किया जाता है और ग्रुप लर्निंग वगैरह किया जाता है। फिर सॉमेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब कोर्स के एंड पे जो टेस्ट लिया जाता है, एनुअल टेस्ट जो होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब कोर्स के बीच में जो टेस्ट वगैरह लिया जाता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे आप बच्चे का ग्रोथ करवा सकते हो, बट सॉमेटिव असेसमेंट पे वो एंड हो जाता है, मतलब आप दूसरे क्लास पे आप डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट वगैरह, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, सेल्फ असेसमेंट, ये सब कुछ आप फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह पे करवा सकते हो। और ये यूनिट भी ख़त्म हो गया, मतलब पूरा बुक ही कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अच्छे से पढ़ के जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।